आज हम बात कर रहे हैं बच्चों धातुओं की सक्रियता श्रेणी की। आखिर धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं के गुणधर्म तो हम जानते ही हैं। धातु वो हैं जो चमकदार होती हैं, धातु वो हैं जो लस्टर होती हैं, जिनको पीटने पे आवाज आती है, वो फैल जाती हैं। धातुएं वो होती हैं जो तन्य होती हैं, जैसे सोना है ना। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी की। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी की जब बात की जाती है तो हम जानते हैं पोटेशियम, सोडियम। तो ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी लेड, हाइड्रोजन, सीयू कॉपर, एचजी मर्करी, एजी सिल्वर एंड एयू गोल्ड। ऊपर से नीचे आने पे धातुओं की सक्रियता घटती जाती है, यानी ये सक्रिय कम हो जाती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पे सक्रियता बढ़ती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हम इसको लिख लेते हैं इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। कहने का मतलब है कि नीचे से ऊपर पोटेशियम, सोडियम सबसे ज्यादा सक्रिय धातु हैं। पोटेशियम, सोडियम सबसे ज्यादा सक्रिय धातु हैं। सोडियम के बारे में तो हम जानते हैं, सोडियम को इतनी सक्रिय है कि इसे हम खुले में भी नहीं छोड़ते, इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। खुले में छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग पकड़ लेगी। पानी में अक्सर आग जलाने के लिए भी कई बार तांत्रिक जादूगर इसका उपयोग करते हैं, सोडियम का। तो ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है बच्चों। और एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको याद कैसे किया जाए, तो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। जैसे कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कु हग अग अयु। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कु हग अग अयु। केदार के, नाथ एल ए, का सी ए, माली एम जी, आलू ए एल, जेडन जिंक एफ ई, फीके एफ ई, आयरन पकाता पीबी है एच, सी यू एच जी और ए जी और ए। तो इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी के विभिन्न भागों का हम अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे अधिक सक्रियता की बात करें तो ये जो धातुएं हैं पोटेशियम से और आयरन, ये एल्यूमिनियम पर, ये सबसे अधिक सक्रिय धातुएं हैं, प्रबल सक्रिय जिनको हम कहेंगे। नीचे की जो हाइड्रोजन के जो नीचे हैं ये जो धातुएं हैं ये सबसे कम सक्रिय धातुएं हैं। सक्रियता श्रेणी में ये धातुएं कॉपर, पारा, सिल्वर और गोल्ड, ये सबसे कम सक्रिय धातुएं हैं। जबकि बीच की जो ये धातुएं हैं ये मध्यस्थ सक्रिय धातुएं हैं। तो इस प्रकार से धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हम हाइड्रोजन को अगर हटा दें, क्योंकि हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन को किस प्रकार से ये धातुएं विस्थापित करेंगे। हालांकि हाइड्रोजन धातु नहीं है, आपने आवर्त सारणी में देखा होगा हाइड्रोजन का स्थान दाईं ओर उसको रखा है। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दें क्योंकि हाइड्रोजन धातु नहीं है। लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, था ये फ्लास्क था। फ्लास्क में हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए थे। ग्रेन्यूल्स को लेने के बाद में हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब मिलाया तो इस नली से होते हुए वो हमने इस प्रकार से फिट किया है कि वो इस पानी में घुसे और अगर हवा के गैस के बुलबुले निकले तो हमें पानी में स्पष्ट दिखे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स ने जब रिएक्शन की, जैसे हम एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जेडन जिंक ग्रेन्यूल्स हमने लिए, लेने के बाद में हमने उसमें मिलाया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या
HCl, दोनों में से कोई भी एक अम्ल हमने मिलाया। उसके बाद हमने क्या देखा कि इस Zn ने एक गैस निकली है ना, लेकिन इस Zn ने क्या बनाया, Zn ने SO4 के साथ मिलकर ZnSO4 बनाया और बदले में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाला। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि Zn और H2SO4 हाइड्रोजन और सल्फेट H2 ये हाइड्रोजन का स्थान था। इस हाइड्रोजन की प्रबलता Zn का स्थानों पर है, इसीलिए Zn की सक्रियता अधिक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जिंक अकेला था, उसने SO4 के साथ दोस्ती कर ली और क्या बना लिया, Zn ने SO4 के साथ दोस्ती करके क्या बना लिया, ZnSO4 बना लिया और H2 को अकेला छोड़ दिया। क्यों अकेला छोड़ा, क्योंकि उसका स्थान Zn से नीचे है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन को विस्थापन के जो एक्सपेरिमेंट है वो हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी से। आयरन की कील को, लोहे की कील को जब CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है, CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका विलयन का कलर नीले से हरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि Fe, हमने अभी देखा केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना, तो उसमें हमने देखा कि Fe का जो स्थान है वो Cu से ऊपर है। Cu तो उत्कृष्ट जो धातुएं हैं जो नीचे थी, Cu Hg Ag, Cu Hg Ag और Au, ये जो धातुएं थी ये नीचे थी, सबसे कम सक्रिय लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स थी। Fe का स्थान इनसे ऊपर था, इसीलिए Fe क्या करता है, FeSO4 के साथ दोस्ती जल्दी कर लेता है, क्योंकि Cu कम सक्रिय है, Cu की बजाय Fe ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, FeSO4, और बदले में ये किसको अकेला छोड़ देगा, Cu को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जिसका स्थान ऊपर होगा वो नीचे वाले को उसके साथी से विस्थापित कर लेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे Fe ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, क्योंकि उसका स्थान सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, इसीलिए वो SO4 को क्या कर देता है, अपने साथ मिला देता है और Cu को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया धातुओं की सक्रियता श्रेणी से संबंधित है। तो लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उस विलयन का कलर नीले से हरा हो गया, यानी कि कॉपर सल्फेट नीला था, जब हमने उसमें लोहा डाला तो लोहे ने क्या कर दिया, FeSO4 बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया और Cu को डिस्प्लेस कर दिया। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कहा था और ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार ये संचालित हो रही है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। तो ये हमने एक बीकर में हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को एक बीकर में, ये फ्लास्क में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया। उसके बाद हमने इस कॉर्क में एक नली को फिट कर दिया ताकि जो भी गैस निकले वो सीधे इस पाइप के माध्यम से निकलते हुए इस मेजरिंग सिलेंडर तक पहुंचे। इस मेजरिंग सिलेंडर में हमने पानी रखा हुआ है और इस पानी में मैंने हल्की साबुन भी डाली हुई है। अब मैं इसको टाइट बंद कर लेता हूं। अब मैं इसमें कुछ एसिड HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और देखते हैं क्या होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डालने पे इसके अंदर कुछ परिवर्तन सा दिख रहा है, यानी कि कुछ गैस तो प्रोड्यूस हो रही है। अब इंतज़ार करना होगा कि इस पानी में बुलबुले उठें ताकि हमें ये महसूस हो कि कुछ गैस बाहर निकल रही है। फट की आवाज़ आ रही है, ये देखिए फट फट की आवाज़, ये फट फट की आवाज़ आ रही है। ये था धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।